इस ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हम एक सवाल पर विचार करते हैं, क्या हम वास्तव में अकेले हैं? हमारा संसार ब्रह्मांड के महासागर में एकमात्र बिंदु दूसरों की कहानियां फुसफुसाता है। हम तारों को न केवल आश्चर्य में देखते हैं, बल्कि एक बेताब खोज में भी। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम आशा करते हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत बड़ा है, अरबों खरबों स्टार्स से भरा हुआ। हर स्टार के पास शायद अपना एक सोलर सिस्टम होगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है। स्टार्स और डस्ट से भरी हुई इतनी दूर तक फैली हुई है कि हम सोच भी नहीं सकते। सदियों से इंसान रात को आसमान की तरफ देखता आया है और यही सोचता आया है, क्या इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं? इतने सारे स्टार्स, इतने सारे प्लैनेट्स, तो क्या कहीं और भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी? आइए हमारे साथ इस स्पेस की गहराइयों में और जानते हैं साइंस के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के बारे में। पिछले कुछ सालों में यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बहुत बढ़ी है। हमने थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स खोज निकाले हैं। ये एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार्स का चक्कर लगाते हैं। इनमें से बहुत से एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हैं। मतलब वहां का टेम्परेचर ऐसा है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। केपलर टेलीस्कोप ने हमें ऐसे ऐसे प्लैनेट्स दिखाए हैं कि लगता है हमारा सोलर सिस्टम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल वही है, अगर लाइफ इतनी कॉमन है तो हम अभी तक किसी से क्यों नहीं मिले? इस उलझन को कहते हैं फेर्मी पैराडॉक्स। फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने एक बार पूछा था, कहां हैं सब लोग? कुछ लोगों का कहना है कि इंटेलिजेंट लाइफ होना बहुत रेयर है, बहुत सारी चीजों का संयोग होना जरूरी है। कुछ कहते हैं कि हो सकता है एडवांस्ड सिविलाइजेशंस हमसे जानबूझकर छुप रहे हों, शायद डर की वजह से। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम सब एक सिमुलेटेड यूनिवर्स में जी रहे हैं, जो किसी और इंटेलिजेंट लाइफ ने बनाया है। संभावनाएं तो अनगिनत हैं, हर एक हमारी सोच की सीमाओं को पार करती हुई। रात को जब आसमान साफ हो तो कभी ऊपर देखा है, तारों से भरा, ऐसा लगता है जैसे कोई बेहिसाब मोती बो रहा है। हर एक तारा एक सूरज है, हम सबके सूरज जैसा, या शायद उससे भी बड़ा। अब सोचो, अगर हमारी ये दुनिया इतनी बड़ी है तो बाकी का यूनिवर्स कितना विशाल होगा। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें कम से कम 100 बिलियन तारे हैं। और ये सिर्फ एक गैलेक्सी की बात है, पूरे यूनिवर्स में ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। साइंटिस्ट्स ने ऐसे कई एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं जो हमारी धरती से काफी मिलते जुलते हैं। ये ग्रह अपने तारों से बिल्कुल सही दूरी पे हैं, न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा। यानी इन ग्रहों पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जिंदगी इतनी आम है तो फिर वो हमसे क्यों नहीं मिले? जिंदगी के लिए एक ग्रह को अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पे होना जरूरी है, जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। अगर ग्रह तारे के बहुत पास होगा तो बहुत गर्मी होगी, और अगर बहुत दूर होगा तो बहुत ठंड। फिर बात आती है ग्रह के एटमॉस्फेयर की। अगर एटमॉस्फेयर ना हो या फिर वो पॉइजनस गैसेस से भरा हो तो जिंदगी का होना इम्पॉसिबल है। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे मिलियन लाइट ईयर्स दूर भी हो तो उनका मैसेज हम तक पहुंचने में मिलियन साल लग जाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि यूनिवर्स में कितने तारे और ग्रह हैं, लेकिन क्या सिर्फ तारे और ग्रह होने से ही जिंदगी मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। जिंदगी के लिए और भी कई चीजों का होना बहुत जरूरी है, और उनमें से एक है हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन वो परफेक्ट एरिया होती है किसी तारे के आसपास, जहां ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। यहां का टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है पानी को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए, और हम सब जानते हैं कि पानी बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा ग्रह हैबिटेबल जोन में है। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकते हैं बिना वहां गए। हर गैस अपनी एक अलग लाइट एब्जॉर्ब और इमिट करता है। तो जब हम किसी ग्रह से आने वाली लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारते हैं तो वो हमें बताता है कि उस ग्रह के एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस हैं। इससे हमें यह पता चल सकता है कि क्या उस ग्रह पे ऑक्सीजन है, क्या वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या वहां मीथेन है। ये बात तो पक्की है कि हमारी धरती की तरह और भी कई ग्रह हो सकते हैं जहां जिंदगी पल रही हो। लेकिन क्या हमारी डेफिनेशन ऑफ लाइफ ही सही है? क्या जरूरी है कि जिंदगी सिर्फ पानी और ऑक्सीजन पे ही बेस्ड हो? क्या हो सकता है कि वो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हों या फिर उनका एग्जिस्टेंस ही किसी ऐसी फॉर्म में हो जिसको हम अभी तक समझ ही ना सके हों? शायद हमारी सोच ही सीमित है और हम एलियंस को ढूंढने के लिए गलत जगह गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। और ये भी तो हो सकता है कि एलियंस हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हों। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी के लिए सूरज की रोशनी, साफ हवा और पानी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदगी की प्यास अंधेरे में, सर्दी में और ऐसे माहौल में भी बुझती नहीं जहां हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारी अपनी धरती पे ऐसी जगह हैं जहां जिंदगी ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना वजूद बनाए रखा है। समुंदर की गहराइयों में जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंचती, जहां प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी चीज को मसल कर रख दे, वहां हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाली गर्मी और केमिकल से जिंदा रहने वाले क्रीचर्स मिलते हैं। इन क्रीचर्स को कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, यानी ऐसे जीवन जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे सीक्रेट से भरा हुआ है। जुपिटर का चंद्रमा यूरोपा, जिसका सरफेस पूरा बर्फ से ढका हुआ है, उसके नीचे पानी का समुंदर होने की संभावना है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूरोपा के समुंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं जहां जिंदगी पल रही हो। इसी तरह सैटर्न का चंद्रमा एनसेलेडस भी अपने अंदर छुपाए हुए है जिंदगी की संभावनाएं। एनसेलेडस के साउथ पोल से निकलने वाले गाइजर से पता चलता है कि उसके नीचे भी पानी का समुंदर हो सकता है। जब हम ये देखते हैं कि हमारी अपनी धरती पे जिंदगी कितनी रिजिलियंट है, कितनी अनुकूलनशील है, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या हम सचमुच इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी में या फिर किसी और गैलेक्सी में ऐसे ग्रह हों जहां जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो? क्या हो सकता है कि वो जिंदगी हमसे इतनी ज्यादा डिफरेंट हो कि हम उसे पहचान ही ना पाएं? हो सकता है कि एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर चुके हों, लेकिन हम उनके मैसेजेस को समझ ना पाए हों। फिर भी जिंदगी की तलाश जारी है। हम जिंदगी की खोज में निकले हैं। एलियंस से मिलने के सपने देखते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जिंदगी की असली खूबसूरती उसकी सादगी में छुपी हो सकती है? हमारी अपनी धरती पे जिंदगी की शुरुआत बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुई थी, और वो भी बहुत ही सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से। और ये सिंपल जिंदगी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक धरती पे राज करती रही, बिना किसी शोर शराबा के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी सिविलाइजेशन के। क्या पता यूनिवर्स में भी ऐसा ही हो? धरती पे कॉम्प्लेक्स लाइफ का डेवलप होना कोई आसान सफर नहीं था। ये तो एक लंबा, मुश्किल और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस था जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने जिंदगी को खत्म होने के करीब पहुंचा दिया, लेकिन हर बार जिंदगी ने हिम्मत नहीं हारी। हर बार वो और भी मजबूत और अनुकूलनशील बनकर उभरी। ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। क्या एलियंस हमसे कांटेक्ट करेंगे? क्या वो हमसे मिलने आएंगे? या फिर हम फॉरएवर अकेले ही रहेंगे इस वास्ट यूनिवर्स में? सच तो ये है कि हम अभी इतना कुछ नहीं जानते। यूनिवर्स के राज ऐसे हैं जैसे समुंदर की गहराइयां, जहां हम जितना जाते हैं उतना ही हमें अपनी कमजोरी का एहसास होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमारी ये खोज
ये क्यूरियोसिटी, ये दिलचस्पी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। और शायद एक दिन हम एलियन से रूबरू भी होंगे और उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो आज तक हमारे जहन में घूम रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हों जिनकी भाषा आपको समझ ना आती हो? आप इशारे से आंखों ही आंखों में बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। अब सोचो, अगर हम एलियंस से मिल भी जाएं, तो उनसे बात कैसे करेंगे? उनकी भाषा क्या होगी? क्या वो हमारी भाषा समझेंगे? यूनिवर्स में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यह सोचना भी मुश्किल है कि अगर हम एलियन से मिले बिना किसी कॉमन लैंग्वेज के, तो क्या होगा? क्या हम उनसे दोस्ती कर पाएंगे? सेक्शन 2, भाषा का जाल। साइंटिस्ट्स सालों से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। SET यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसका मकसद एलियन से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करना है। सेटी के साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स में रेडियो वेव्स भेजी हैं, ये उम्मीद करके कि कोई एलियन सिविलाइजेशन उन्हें रिसीव करेगी और जवाब भेजेगी। लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। क्या पता हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं? क्या पता एलियंस रेडियो वेव्स का यूज ही ना करते हों? या फिर हो सकता है कि उनके सिग्नल्स इतने कॉम्प्लेक्स हों कि हम उन्हें समझ ही ना पा रहे हों। भाषा सिर्फ शब्दों का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि वो तो एक कल्चर, एक सोच, एक एंटायर वे ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और जब तक हम एलियंस की कल्चर और सोच को नहीं समझेंगे, तब तक उनके साथ कम्युनिकेशन एक इम्पॉसिबल टास्क ही रहेगा। सेक्शन 3, क्या हम गलत सिग्नल पकड़ रहे हैं? हम अपनी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं। क्या पता वो ऐसे सिग्नल्स रिसीव करते हों जिन्हें हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो यह भी मुमकिन है कि एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हम उनके सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज ही ना कर पा रहे हों। एलियन से कम्युनिकेशन एक ऐसा पजल है जिसे सुलझाने के लिए हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा। आपने कभी सोचा है कि तारे हमसे कितनी दूर हैं? हम रोज रात को उन्हें देखते हैं चमकते हुए, लेकिन वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। और ये तो सिर्फ रोशनी की बात है जो यूनिवर्स में सबसे तेज चलती है। अब सोचो, अगर हमें किसी तारे तक जाना हो तो कितना वक्त लगेगा? अगर हम अपने सबसे तेज रॉकेट में बैठकर भी जाएं, तो भी हमें हजारों लाखों साल लग जाएंगे। ये दूरियां इतनी वास्ट हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दूरियां ही हैं जो एलियन से हमारा कांटेक्ट मुश्किल बना देती हैं। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे 1000 लाइट ईयर्स दूर भी हो, तो उनका मैसेज हम तक पहुंचने में 1000 साल लग जाएंगे, और फिर हमारा जवाब उन तक पहुंचने में और 1000 साल। तो क्या मतलब हुआ? क्या हम फॉरएवर एलियन से अलग थलग ही रहेंगे? क्या ये दूरियां हमें उनसे मिलने से हमेशा के लिए रोक देंगी? यूनिवर्स में सिर्फ दूरियां ही नहीं, बल्कि वक्त भी एक अजीब खेल खेलता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब कोई चीज तेज चलती है तो उसके लिए वक्त धीमा हो जाता है। यानी अगर हम किसी स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब भी ट्रैवल करें, तो हमारी घड़ी धरती पे मौजूद घड़ी से धीमे चलने लगेगी। और इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी दूर तारे तक जाने का तरीका ढूंढ भी लें, तो भी ये सफर हमारी सोच से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। क्या वो कभी आ पाएंगे? ये सवाल अभी तक अनआंसर्ड है। क्या एलियंस ने ये दूरियां पार कर ली हैं? क्या वो हमसे मिलने के लिए कभी आ पाएंगे? या फिर ये दूरियां उनके लिए भी उतनी ही बड़ी रुकावट हैं जितनी कि हमारे लिए? हो सकता है कि एलियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शायद वो वर्म होल्स का यूज करते हों, या फिर किसी और ही डायमेंशन में ट्रैवल करते होंगे, और उनसे वो सारे सवाल पूछेंगे जो आज तक हमारे जहन में घूम रहे हैं। हम इंसान वक्त को अपने हिसाब से मापते हैं। साल, महीने, दिन, घंटे, ये सब हमारी डिविजन्स हैं। यूनिवर्स के लिए ये सब एक पल जैसा है। यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है।
हो सकता है कि एलियंस हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, और ये भी कि वो हमसे मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या हम वक्त के इस खेल में हार चुके हैं? सेक्शन 2, गुमशुदा मुलाकातें। दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे पुराने टेक्स्ट्स हैं जो एलियंस के साथ हुए एनकाउंटर्स का दावा करते हैं। कोई पिरामिड्स को एलियंस का बना हुआ बताता है, तो कोई नाज़का लाइंस को एलियंस के मैसेजेस। कुछ लोगों का मानना है कि एंशिएंट टाइम्स में एलियंस धरती पे आए थे और उन्होंने ह्यूमंस को नॉलेज दी थी, टेक्नोलॉजी दी थी। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ इमेजिनेशन की उड़ान है? अगर एलियंस सच में धरती पे आए थे तो उन्होंने अपना कोई ना कोई निशान तो छोड़ा ही होगा, लेकिन अब तक हमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है जो एलियंस के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सके। हो सकता है कि एलियंस ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, लेकिन हम उस वक्त इतने एडवांस्ड नहीं थे कि उन्हें समझ पाते, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें देखकर ही इग्नोर कर दिया हो, जैसे हम किसी चींटी के झुंड को देखकर इग्नोर कर देते हैं। सेक्शन 3, क्या हम देर से पहुंचे? ये भी तो हो सकता है कि हम एलियंस से मिलने के लिए बहुत देर से पहुंचे हों। शायद वो सिविलाइजेशंस अब खत्म हो चुकी हैं जिन्होंने कभी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया था। हो सकता है कि वो अपनी ही किसी गलती की वजह से खत्म हो गए हों, जैसे न्यूक्लियर वॉर या क्लाइमेट चेंज। या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स में कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आई हो जिसने उनका नामो निशान मिटा दिया हो। ये सोचकर ही डर लगता है कि क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम भी अपनी ही गलतियों की वजह से खत्म हो जाएंगे एलियंस से मिले बिना? या फिर हम अपने लिए कोई नया रास्ता बना पाएंगे? क्या हम अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और अपनी सिविलाइजेशन को बचा पाएंगे? ये सारे सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं, और ना ही हम अकेले रहना चाहते हैं। हमारी ये खोज, एलियन से मिलने की तमन्ना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 8, अनंत रहस्य। हमने इस सफर में तारों की गहराइयों में झांका, ग्रहों की दुनिया को एक्सप्लोर किया और जिंदगी के कई रूपों की कल्पना की। लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे साथ है, जैसे एक अनंत रहस्य। क्यों नहीं आएंगे वो? क्या एलियंस हमसे इतने अलग हैं कि उनकी सोच, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एग्जिस्टेंस हमारी समझ से परे है? या फिर वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं और हमारी ये दुनिया, ये सारे झमेले उन्हें प्रिमिटिव लगते हैं? हो सकता है कि वो हमें देख रहे हैं दूर से, चुपके से, जैसे हम किसी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। या फिर हो सकता है कि उन्हें हमसे कोई मतलब ही ना हो, जैसे हमें किसी चींटी से कोई मतलब नहीं होता। ये यूनिवर्स अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। शायद ये आंसर्स हमेशा के लिए एक रहस्य ही बने रहें। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारी ये खोज, ये क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होगी। हम आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे, एलियन से कांटेक्ट करने के लिए, उनकी दुनिया को जानने के लिए, उनके राज खोलने के लिए। हम अपनी ये खोज जारी रखेंगे क्योंकि ये हमारी फितरत है। हम इंसान हैं और हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस का मतलब ढूंढना चाहते हैं। और शायद एक दिन हम एलियन से रूबरू भी होंगे, और यूएस दिन हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं आएंगे वो, बल्कि हम उनका हाथ पकड़कर कहेंगे, आप आए तो सही, अब ये यूनिवर्स हम सबका है। ये सफर लंबा है, मुश्किल है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारी खोज है, ये हमारी कहानी है, ये हमारी डेस्टिनी है, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।